हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है मूल मंत्र सक्सेस में, जिसका कि मूल मंत्र ही है सक्सेस दिलाना और उसमें आपकी सहायता करना। देखिए, सक्सेस मिलना ना मिलना वो तो आपके हाथ में है, क्योंकि मेहनत आपको करनी है, लेकिन आपको गाइड करने का काम ज़रूर हम कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में आज जो हम वीडियो आपके लिए लाए हैं वो है मिल्टन के बारे में। यानी कि आज हम मिल्टन की जो बायोग्राफी है, उनकी जो डिटेल स्टडी है, उसको कंप्लीट करने वाले हैं, देखने वाले हैं। अगर बात किया जाए यूपी टीजीटी की, तो यूपी टीजीटी पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। बायोग्राफी से ज़रूर आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिल जाएगा। वो किसी भी राइटर से हो, चारों राइटर में से किसी भी राइटर से हो सकता है, लेकिन बायोग्राफी पे क्वेश्चन डेफिनेटली रहता ही है, तो वो आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर बात करें मिल्टन को, तो मिल्टन किस एज से बिलोंग करते हैं पहले तो हमें ये समझना होगा, या फिर इसको हम डिटेल में अभी आगे देखेंगे। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो मिल्टन का जो निक नेम है, पहले हम वो समझ लेते हैं। मिल्टन का निक नेम है लेडी ऑफ द क्राइस्ट। क्या है लेडी ऑफ द क्राइस्ट? इन्हें बोला जाता था बिकॉज ऑफ हिज फेशियल जो उनका स्ट्रक्चर था और उनका जो फिजिकल अपीयरेंस था उसकी वजह से, क्योंकि उनके लॉन्ग हेयर थे, ओवल फेस था उनका, ऐसा देखने के लिए मिलता है। ऐसा कहा गया है कि उनका जो लुक्स था वो देखने में ऐसा लगता था जैसे किसी लेडी का हो, तो इसीलिए इन्हें लेडी ऑफ द क्राइस्ट कहा गया है। ठीक है, क्राइस्ट क्या है? ये उनके कॉलेज का नेम है, जो कि आगे आप देखोगे। ठीक, ये प्यूरिटन एज से बिलोंग करते थे, लेकिन और भी एजेस हैं जो इनके साथ एसोसिएटेड हैं, वो भी हम देखेंगे। इसे हम एज ऑफ मिल्टन भी बोलते हैं। और इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1625 से लेके 1660 तक के टाइम पीरियड को कवर करते हैं। ये इनका जीवन काल था। आगे देखिए आप, आगे आपको समझ में आएगा ठीक कि कब उनकी डेथ हुई, कब उनका जन्म हुआ, सब कुछ इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये उनकी जन्म और मृत्यु की डेट नहीं है, लेकिन हाँ ये इतने टाइम पीरियड को कवर करते हैं, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि इनकी जो बेहतरीन, जिसे आप बोल सकते हो इनका जो बेहतरीन वर्क आया, ये जो इन्होंने अपनी राइटिंग स्टार्ट की वो इसी फेज से स्टार्ट की है। ठीक, बर्थ तो इनका थोड़ा पहले ही हो जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं इनके बर्थ की। तो इनके बर्थ की देखिए आपको डेट भी याद रखनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपसे एग्जाम में ईयर और प्लेस ही पूछे, कई बार एग्जाम में डेट भी पूछ देता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी डेट बहुत ईजी है, आप आराम से याद कर सकते हो। 9 दिसंबर 1608। और कहाँ पर है? ब्रेड स्ट्रीट, चीप साइड, लंदन। अब इसको याद करने की आप एक ट्रिक समझ सकते हो, इसको जस्ट एक ट्रिक ही आप समझो कि जो लोग ब्रेड खाते हैं, एलिजा मतलब ये सॉरी मिल्टन के समय में जो लोग ब्रेड खाते थे उन्हें बहुत चीप समझा जाता था लंदन में। तो बिल्कुल ऐसे आप याद कर सकते हो कि ब्रेड स्ट्रीट हो जाएगा चीप साइड, लंदन। ये एक ट्रिक मैंने जस्ट बताई है इस तरह से, क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि नेम में कंफ्यूज करते हैं। तो अगर आप इस ट्रिक को अपनाओगे कि मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को वहाँ हुआ था जहाँ पर लोग ब्रेड खाते थे और ब्रेड को खाना बहुत चीप माना जाता था। ठीक है, जस्ट फॉर लर्निंग। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें इनके फादर की, तो इनके फादर का नाम है जॉन मिल्टन। और अगर जॉन की बात करें तो आपको जो भी 4 राइटर आपके मिलते हैं, चाहे वो आपके विलियम शेक्सपियर हो, जॉन मिल्टन हो, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ हो, या फिर जॉन गाल्सवर्दी हो, इन चारों के ही फादर का नाम आपको जॉन देखने के लिए मिलता है। तो फादर नेम में आपको एज सच कुछ बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप ध्यान रखोगे कि इन चारों के फादर का नाम आपको जॉन देखने के लिए मिलेगा। बाकी टाइटल जो है सबके वो अलग अलग वही लगी जाएंगे। तो जॉन मिल्टन इनके फादर का नाम है। ये स्क्रिवनर थे बाय ट्रेड और चर्च म्यूजिशियन भी थे, तो काफ़ी अच्छा इनको नॉलेज था म्यूज़िक का भी। अगर बात करें इनकी मदर की, तो इनकी मदर का नाम है सारा जैफरी। और इनके मदर और फादर से इनका जो अलगाव है वो बहुत ही अर्ली एज में हो गया था। ठीक है, इनके माता पिता का जो साथ है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं मिला है इनको, आगे हम कवर करेंगे। लेकिन हाँ,
इन्होंने भाई 3 शादियां की थी और उसके बाद इन्होंने, आप आगे देखेंगे कि डाइवोर्स ट्रैक भी लिखा हुआ है। इनके 4 डाइवोर्स ट्रैक हैं जो कि बहुत फेमस हैं, जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, तो उनको भी हम कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले डाइवोर्स के बारे में हम जाने, पहले ये तो पता चले कि शादी किससे की है, क्योंकि जब शादी होगी भाई तभी तो डाइवोर्स होगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं इनकी जो फर्स्ट वाइफ है, पहली वाइफ, उनका नाम है मैरी पॉवेल। जो टाइम पीरियड है, यानी जितने टाइम तक उनके साथ रही, 1642 से 1652 तक रही, यानी 1642 में शादी हुई थी और 1652 में अलग हो गए थे। ये जो भी रीजन था अलग होने का वो हम अभी आगे देखेंगे। फिर सेकंड वाइफ है इनकी कैथरीन वुडकॉक, जो कि 1656 में, यानी कि फर्स्ट वाइफ के देखिए कितने साल बाद, 4 ईयर बाद इन्होंने शादी की। फिर 1658 में इनकी डेथ हो गई थी, खैर वो रीजन आगे हम देखेंगे। उसके बाद एलिजाबेथ म्यूनसेल इनकी थर्ड वाइफ थी। तो 3 वाइफ है इनकी, और आपको इन तीनों का नेम जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में नेम पूछता है। और इन्होंने एक वर्क भी लिखा है अपनी वाइफ के ऊपर, तो आपसे उस वर्क का नाम देकर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये इन्होंने अपनी किस वाइफ को डेडिकेट किया है। ठीक, तो वो भी हम सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। बस आपको ज़रूरत है कि आप बहुत अच्छे से, बहुत पेशेंटली मेरे साथ बने रहिए, चीज़ों को देखते रहिए, हर चीज़ आपको समझ में आएगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो बिना किसी संकोच के आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपनी अगली स्लाइड को, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मिल्टन को लेडी ऑफ द क्राइस्ट बोला जाता था, ठीक है, और वो क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ते थे। ठीक, आगे देखिए, अगर बात करें 1620 में, हम ईयर वाइज इनको देखेंगे, जैसे कि आपको बुक्स वगैरह में पूरा समरी वाइज, पैराग्राफ वाइज इनकी बायोग्राफी मिल जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उस तरह से नहीं ले आई हूँ, क्योंकि उस तरह से मुझे लगता है कि जब चीज़ें जितनी क्लियर हो, जितनी स्पेसिफिक कम शब्दों में लिखी हुई हो, उनको समझना, उनको लर्न करना ज़्यादा इजी होता है। तो जब चीज़ें आपको टू द पॉइंट मिलेंगी तो आपको नोट्स बनाने में भी इजी होगा, और साथ ही साथ आप उसको बहुत अच्छे तरीके से याद भी कर ले जाओगे। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो नोट्स होगा, आप रिविज़न करो, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लें, क्योंकि ये आपको एकदम वैसे नोट्स मिल रहे हैं, कंसाइज नोट्स मिल रहे हैं जैसे आपको एग्जाम में रिवीजन टाइम में चाहिए। बाकी आपको कहानी क्यों जाननी है, क्यों इसकी पूरी, इसी चीज को मैं पैराग्राफ में या लाइन में फ्रेम कर सकती हूँ, इन्हीं चीज़ों को 2-2, 3-3 लाइन बन जाएगी। तो लेकिन आपकी मेन मतलब की चीज़ तो यही होगी। तो देखिए 1620 में एट द एज ऑफ 12, यानी 12 साल की उम्र में, 1608 में इनका जन्म हुआ था, तो 1620 में यानी कि 12 साल की उम्र में वो सेंट पॉल्स स्कूल लंदन में इनरोल होते हैं, उनकी भर्ती होती है, उनका एडमिशन होता है, राइट। और 1623 में, यानी कि 15 साल की एज में, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी 2 स्लैम्स लिखी हैं, यहाँ पर पी साइलेंट है, ओके। और 2 स्लैम्स का मतलब क्या होता है, भजन। तो इन्होंने 2 भजन गीत लिखे हैं, कहाँ पर, लॉर्ड बैनिंगटन में। ठीक, अगर बात करें इनके ओल्डर सिस्टर की, तो इनके ओल्डर सिस्टर का नाम है एनी मिल्टन, राइट। बात करते हैं अब इनके मैट्रिकुलेटेड की, यानी कि इन्होंने 10th जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स, अपना 10th कहाँ से, 10th 12th कहाँ से किया है। तो जो इन्होंने अपनी मैट्रिक्स की है वो इन्होंने किया है क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से, एंड ईयर 1625, ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए एक और इम्पॉर्टेंट घटना ये है 1626, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप स्टार मार्क करोगे। और इनको जो है इनके कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक। और किसने सस्पेंड किया था, तो उस टीचर का नाम, उस ट्यूटर का नाम है विलियम चैपल। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि किस टीचर के द्वारा इनको सस्पेंड किया गया था, तो उनका नाम विलियम चैपल है, आप याद रखोगे। और उसके 1 साल के बाद 1627 में, आई थिंक, जब वो गए थे, अभी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो 1627 में जब वो अगेन गए थे, तो उन्हें एक न्यू ट्यूटर असाइन हुए थे, जिनका नाम था नथानियल टॉवे। ये भी आप ध्यान रखोगे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो यहाँ पर सारे ही आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो ही मिल रहे हैं। एक सेकंड मुझे आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, मुझे कुछ कलर चेंजेस करने पड़ेंगे। आई होप आप समझ रहे हैं। जस्ट एक सेकंड, क्योंकि यहाँ पर ना वाइट हो गया है बिल्कुल। मुझे जस्ट एक सेकंड दीजिए, मैं इसको फटाफट से कर देती हूँ। अगर हो जाए तो मैं कोशिश करती हूँ इसको करने की, राइट। ये
इसका कलर चेंज कर दूंगी तो आपको देखने में इजी होगा। जस्ट गिव मी सेकेंड्स। हो जाओ भाई, डोंट टेक टू मच टाइम। और बताओ आप लोग कैसे हो, कैसी पढ़ाई वगैरह चल रही है आप लोगों की? कलर चेंज हो नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है? हो जाओ भाई, हो जाओ हो जाओ, कलर चेंज हो जाओ। हाँ, ये सेलेक्ट भी नहीं हो रहा। खैर चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, स्लाइड्स तो स्टार्ट करते हैं। तो हम कहाँ पर थे? हम थे हमने देखा था कि उनको जो है कॉलेज से निकाल दिया गया था। उसके बाद इनको जो है न्यू ट्यूटर जो है वो असाइन हुआ था, ये हमने देखा था। यहाँ तक का पॉइंट कवर किया था हमने। इसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है 1628 का। ठीक है, 1628 में क्या हुआ था ये हम देखेंगे। तो 1628 में इन्होंने अपना जो इंग्लिश पोएम है वो लिखा था। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनका फर्स्ट इंग्लिश जो पोएम है वो कौन सा है। तो आपको इसका नाम याद रखना पड़ेगा। उसका नाम है ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट। क्या नाम है? ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट। ये बहुत ही मतलब ये सारे जो पॉइंट्स आपको मैं दे रही हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं आपको जो है बता रही हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर ये जो बात करें इस पोएम की, जो इन्होंने इंग्लिश पोएम लिखी है ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट, ये क्या है? ये एक एलिजी है। ये इन्होंने किस लिए लिखा था, किसके ऊपर लिखा था, ये भी आपको बता देते हैं। थोड़ा सा मैं पेन ले लूँ जस्ट, फिर आपको बता देती हूँ। तो ये जो है उन्होंने लिखा था अपनी नीस के डेथ पर। किसके डेथ पर लिखा था? अपने, एक सेकेंड, नीस के डेथ पर लिखा था, जिसका नाम क्या था? एनी फिलिप्स, राइट? एनी फिलिप्स इनका नाम था। जो पॉइंट्स नहीं है उनको मैं यहाँ पर ऐसे ही लिखकर कवर कर दे रही हूँ। तो ये जो पोएम है इन्होंने अपने नीस के डेथ पर लिखी थी। तो ये एक एलिजी है, ठीक, एक इंग्लिश पोएम है। और इसका जो डेट है ये आप याद रखोगे। हालांकि ये अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगला ईयर है 1629, जिसमें इन्होंने अपनी जो बीए डिग्री है उसको कंप्लीट किया है 1629 में। और इन्होंने 1629 में ही और एक काम किया है, आगे में भी हो नहीं है तो मैं यहीं पे बता दे रही हूँ। ये रहा पॉइंट। इन्होंने क्या किया है, एक ओड कंपोज किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद रखना है। इस ओड का नाम ऑन दी मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट्स नेटिविटी, राइट? तो 1629 में ही ये डेट आप लिख सकते हो, लिख लो। ये है 1629, राइट? 1629 में ही इन्होंने एक ओड लिखा था जिसका नाम था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ठीक, उसके बाद बात करते हैं ईयर 1630 की। ठीक है, 1630 में क्या हुआ था? 1630 में इन्होंने अपनी जो फर्स्ट इंग्लिश पोएम है उसको पब्लिश करवाया था, और उसका नाम था ऑन शेक्सपियर। क्या नाम था? ऑन शेक्सपियर। और इसको इन्होंने एनोनिमसली पब्लिश करवाया था। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया भी था आपका एग्जाम में, इसके डेट को लेकर के कि इसको कब पब्लिश करवाया गया था। तो ये जो सेकंड फोलियो है विलियम शेक्सपियर का, उसी में इसको पब्लिश करवाया गया था, उसी में ये पब्लिश हुआ था। तो इसका एक्चुअली आपको दो जो है वो मिलेगा डेट। एक तो आपको 1632 मिलेगा, जो कि दोबारा इसकी पब्लिशिंग डेट है। इसमें विवाद है, कुछ 30 बोलते हैं, कुछ 32 है, लेकिन आयोग ने जो आंसर माना है वो मैं आपको बताऊं, वो है 1630। यानी कि 1630 में उन्होंने ऑन शेक्सपियर, जो इनकी इंग्लिश पोएम है, वो इन्होंने पब्लिश की थी एनोनिमसली। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। आगे देखते हैं आगे की स्लाइड में आगे के पॉइंट्स हैं, या फिर यहीं पर मैं इसको कवर करवाऊं।
जस्ट एक सेकेंड, गिव मी सेकेंड, ये है तो 1630, ठीक, यही मैं बात कर रही हूँ ऑन शेक्सपियर 1630। यहाँ से आगे आपको पॉइंट दिया हुआ है, इसको आप देखते चलिए। लेकिन इसके पहले हम थोड़ी सी इनकी जो एजेस हैं वो भी देख लेते हैं। इनके ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो पता ही है कि इनका ऑक्यूपेशन क्या है। ये एक पोएट हैं, प्रोज पोलेमिसिस्ट हैं और सिविल सर्वेंट थे, ठीक। इसको लेकर के इनको जो है वो जेल भी जाना पड़ा था। तो क्या सरकमस्टांसेस थे आगे आपको पता चलेंगे। अगर बात करें लैंग्वेज की, तो क्योंकि अगर बात हम जो राइटर्स पढ़ रहे हैं उनमें अगर जिसे बोलते हैं सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस का ज्ञान, या फिर आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा जो अपने बारे में खुद ये बोलते हैं कि शायद ही कभी आधी रात से पहले मैं सोया होऊंगा, क्योंकि वो पढ़ाई किया करते थे और इसकी वजह से उनके आईसाइट भी वीक हो गई थी और अंत में जा करके उनके मतलब आधी उम्र में उनकी आंखों की जो रोशनी है वो बिल्कुल भी खो गई थी, गायब हो चली गई थी। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इनका मन लगता था इन चीज़ों में, पढ़ाई वगैरह करने में। तो इनको देखिए इतनी सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान था, इनको लैटिन पता था, ग्रीक, इंग्लिश, हैब्रियो, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, डच और ओल्ड इंग्लिश, इतनी लैंग्वेजेस का उनको ज्ञान था। अब ये देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि राइटर जब एग्जामिनर को थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर बनाना होता है तो वो डायरेक्टली आपसे ना पूछ करके थोड़ा सा क्वेश्चन हटा सकता है। जैसे कि एग्जामिनर को आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछनी है, वो पूछ करके ना पूछ करके वो आपसे पीरियड से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राइटर कौन सी एज को कवर कर रहा है और उसके आसपास की और जो कॉन्टेम्प्रेरी हैं उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए इनको बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम जनरली इसको जैकोबियन, कैरोलिन या फिर मिल्टन पीरियड में या फिर प्यूरिटन पीरियड में रखते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट भी इन्हें बोलते हैं, क्योंकि उस समय एलिजाबेथन एज थी उसका लास्ट टाइम ही था, तो इस वजह से इनको बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट बोलते हैं। फिर ये जैकोबियन एज को भी कवर करते हैं, क्योंकि आप देखिए इनका जो जन्म है अभी हमने पढ़ा था 1608 में हुआ था। तो ये जो जैकोबियन एज है वो 1603 से लेकर 1625 तक थी। तो ये 1625 से हालांकि इनका जो वर्क है वो बहुत अच्छा आना स्टार्ट होता है, लेकिन 1628 में जन्म होने के कारण ये क्या करते हैं, जैकोबियन एज को भी बिलोंग करते हैं। थर्ड है इनका कैरोलिन एज। तो कैरोलिन एज जो है वो स्टार्ट होता है 1625 से 1649 तक रहता है और इस पीरियड को ही मिल्टोनिक पीरियड भी बोलते हैं, इसलिए क्योंकि आप देखिए इस समय इन्होंने अपनी जो राइटिंग है वो स्टार्ट कर दी थी। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ पीरियड, प्यूरिटन पीरियड। ये 1649 से लेकर 1660 तक था और ये पीरियड उनके लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है, क्योंकि इसी समय में उन्होंने बहुत ही फेमस वर्क लिखे हैं और इसमें इनकी मेजर जो पोइटिक वर्क्स थे वो आए थे, चाहे आप पैराडाइज लॉस्ट बोल लो। तो इस तरह के जो फेमस वर्क थे वो आपको इसी पीरियड में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, 1649 टू 1660 वाले पीरियड में। फिर लास्ट जो है वो रेस्टोरेशन पीरियड को भी कवर करते हैं, जिसमें 1660 से लेकर 1700 तक का टाइम पीरियड ये पीरियड कवर करता है, जिसमें कि इनकी डेथ का जो टाइम है वो इंक्लूडेड है, इसी में है। तो ये इतने पीरियड्स को कवर करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको कोई भी पॉइंट दे करके पूछा जा सकता है। तो इतना डिटेल में आप अच्छे से पढ़ रहे हो और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, बेहतरीन लग रही हैं, मेरा पढ़ाने का वे आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे कोई भी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो। आगे देखिए ये वाला जो पॉइंट है वो हमने देख ही लिया था कि 1630 में ऑन शेक्सपियर जो है एनोनिमसली जो आई थी 1630 में। उसके बाद 1631 की अगर बात करें तो इन्होंने एक सोनेट लिखा है जिसका नाम है ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23। क्या है उस सोनेट का नाम? ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, ये एक सोनेट था। उसके बाद इनका बेहतरीन वर्क जहाँ से हर बार एग्जाम में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसको जितने स्टार दे दो ना उतना कम है, ठीक है। तो इसमें से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तो आपको इन पोएम्स का नाम दे करके आपसे पूछ लेगा कि ये किस ईयर में आई थी। आपसे कई बार इन पोएम्स का नाम दे करके इसके अर्थ, इसका जो मीनिंग है ये पूछ लेगा कि क्या है। फिर कई बार क्या होता है आपसे इनकी लाइंस पूछ लेता है। आपको मैं बताऊं लास्ट ईयर लोगों को लगता था कि जो लोग
ये ट्रस्ट करते हैं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़कर चले जाओ या ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाओ, एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। पिछली बार उनको झटका लगा है, क्योंकि आपको पता है पिछली बार के एग्जाम में एल एलिग्रो से लाइन आई थी एग्जाम में। तो आपको जो है किसी भी चीज़ को बहुत अंडरस्टिमेट नहीं करना है और चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ताकि सिलेक्शन, जब आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो वो चीज़ पक्की हो जाए, कहीं से कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो 1632 में इनकी 2 पोएम आई, एक एल एलिग्रो और दूसरी एल पेंसरोसो है। इसका पब्लिशिंग ईयर जो है इसका एल पेंसरोसो का अलग है, जो आगे जब हम डिटेल से कवर करेंगे तो वो आपको पता चलेगा। तो एल एलिग्रो का मीनिंग होता है द हैप्पी मैन। इस पोएम में इन्होंने पूरा जो है वो हैप्पी मैन को डेडिकेट करते हुए पोएम लिखा है। स्टार्टिंग में इन्होंने मेलांकली के मतलब क्या खराबियां, ये सारी चीज़ें बताई हैं, उसके बाद इसको डेडिकेट किया है। और सेम एज इसका उल्टा इन्होंने इसमें लिखा है, एल पेंसरोसो में लिखा है द मेलांकलिक या द पेंसिव मैन कहा। इसका मीनिंग होता है एल पेंसरोसो का, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि ये इनके यंग एज को शो करती है और ये इनके लास्ट स्टेज को, जब इनके आई साइट खो गई थी तब को ये प्रेजेंट करती है। ये इनके पेंसिव मूड को दिखाती है एल पेंसरोसो, ठीक है। तो ये 2 बहुत बेहतरीन वर्क है, इसको हम डिटेल में भी कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो ईयर, दूसरा नेम बन रहा है, तीसरा इनका मीनिंग बन रहा है। तो तीनों को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ भी आप स्टार मार्क कर सकते हो कि 1632 से 1638 के पीरियड को इनका हॉटन पीरियड बोला जाता है। और हॉटन पीरियड इनका अच्छा पीरियड था जिसमें इन्होंने अच्छे वर्क्स लिखे हैं। और इस टाइम पीरियड में ये हॉटन विलेज में रहा करते थे, इसलिए इसे हॉटन पीरियड भी बोला जाता है। तो ये हॉटन पीरियड का कई बार आपको टाइम पूछ लेता है, तो टाइम आपको पता होना चाहिए 1632 से लेकर 1638। समझ में आ रहा है ना? अरे बोलो, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, समझ में आ रहा है तो नीचे थम्स अप दे दीजिए। आगे देखिए 1634 नहीं समझ में आ रहा है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा भाई आप। तो 1634 में क्या है, इनका कॉमर्स आता है, जो कि एक क्या है, मास्क है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे सब इंपॉर्टेंट है, जी हाँ सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट ही लेकर आई हूँ, फालतू में क्यों आपको लेकर आऊंगी पढ़ाने। तो 1634 में इनका कॉमर्स आता है, जो कि एक मास्क है। यहाँ से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉमर्स का ईयर आपसे पूछ देगा कि किस ईयर में आया था, अगेन आपसे ये पूछ देगा कि ये है क्या। तो ये एक मास्क है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं 1637 की। तो 1637 में इनकी लाइफ में एक बड़ी घटना होती है, जो कि है सारा जेफरी, इनकी जो मदर थी उनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है और बरीड इन द टाउन हॉटन। हॉटन में क्या है, वो बरीड कर दी जाती हैं। तो इनके मदर की डेथ आप देखिए 1608 में ये बॉर्न हुए थे और 1638 में 37 में ही, कितने अर्ली में ही इनकी मदर की जो है वो डेथ हो जाती है। आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1637, जो कि अगेन आप इसको स्टार मार्क करना है। वो क्या है कि 1637 में जो इनका वर्क आया है वो है लिसिडास। और लिसिडास पूछा जाता है कि किस टाइप का वर्क है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो लिसिडास है वो है एक एलिजी। क्या है, एलिजी है, जो कि इन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखा था। तो बहुत बेहतरीन जिसे पॉइंट है ये, इसको आप नोट करिएगा। अगला पॉइंट है 1638। 1638 में ये टूर पे गए थे, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली के टूर पे। ये पॉइंट आप कह सकते हो कि देख सकते हो एक नज़र से, लेकिन क्योंकि कई बार राइटर्स जहाँ पर गए हैं अगर वो फेमस है किसी भी वजह से, तो वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। 1639 में वो वापस आ गए थे और 1639 में ही इन्होंने अपनी अगेन एक और एलिजी लिखी, जहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1639 में एपिथैल्मियम डेमोनिस इन्होंने लिखा था और ये भी एक एलिजी है। और ये एलिजी इन्होंने किसकी डेथ पर लिखी है, तो अगेन इन्होंने अपने फ्रेंड चार्ल्स डियोडाटी की डेथ पर लिखा है। किसकी डेथ पर लिखा है, चार्ल्स डियोडाटी की डेथ पर लिखा है 1639 में। ये एक एलिजी है, इसको भी आप स्टार मार्क करोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम आते हैं 1641 पे। अगेन ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, क्योंकि 1641 में ये इनका लिखा हुआ प्रोज वर्क है। तो ऐसे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोज वर्क, और आपसे देकर भी पूछ सकता है कि जो इनका वर्क ऑफ रिफॉर्मेशन है वो कैसा वर्क है, प्रोज है, एलिजी है, या फिर किस टाइप का वर्क है, पोएट्री है, कैसा वर्क है, ये आपको बताना है। तो ये एक प्रोज वर्क है, आपको ध्यान रखना है, और ईयर 1641 में, राइट। अगेन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट ईयर इनकी लाइफ में आता है 1642 में, जब इनकी शादी होती है मैरी पॉवेल से। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी ये जो शादी थी, इनकी ये जो मैरिज थी वो अनहैप्पी मैरिज थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम रीजन, वॉर एंड ऑल, उनको जो है मतलब
दूर रहना पड़ा था। इनकी वाइफ अपने घर रहा करती थी और ये यहाँ रहा करते थे, और इनकी जो है आपस में अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी, बनती नहीं थी। तो एक अनहैप्पी मैरिज थी जिसका रिजल्ट आगे आपको अच्छा नहीं देखने के लिए मिलेगा। और अगर बात करें ईयर गैप की, तो दोनों में ईयर गैप भी बहुत था। 34 ईयर्स के जो हैं वो मिल्टन थे, एंड 17 ईयर्स की, मतलब आप समझिए लगभग आधे का गैप है, ठीक है, लगभग आधे का गैप है। तो इतनी छोटी इनकी वाइफ थी ये मैरी पॉवेल। अब देखिए ये वॉर स्टार्ट हो जाता है, भी मैंने आपको बताया ना। तो देखिए 1642 से 1645 में ये सिविल वॉर इंग्लैंड में होता है, और इस सिविल वॉर के कारण ही ये हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर होते हैं, अलग अलग रहते हैं, ठीक है। ये अपने मायके में रहा करती थी उस समय। आगे देखिए इनका आता है 1643 से 1645 में इनके 4 डाइवोर्स ट्रैक्ट आते हैं, ये लिखते हैं। और ये चारों ही डाइवोर्स ट्रैक्ट आपको पता होना चाहिए बाय नेम एंड बाय ईयर, क्योंकि जनरली तो फर्स्ट वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप देखोगे कई बार टेट्राकॉर्डन से भी क्वेश्चन आया है एंड सेकंड से भी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये चारों पढ़ना है बहुत अच्छे से। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो है द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। क्या नाम है उस ट्रैक्ट का, फर्स्ट का? उसका नाम है द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, 1643 में। फिर 1645 में इन्होंने जो है दूसरा अपना ट्रैक्ट लिखा, जिसका नाम है द जजमेंट ऑफ मार्टिन लूथर, 1644, राइट। फिर 1645 में ही इन्होंने 2 लिखे, एक टेट्राकॉर्डन लिखा, दूसरा कोलेस्टेरॉल लिखा। तो टोटल ये इनके 4 जो हैं वो डाइवोर्स ट्रैक्ट हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसकी आप कुछ भी अपने मन से ट्रिक बना सकते हो कि मिल्टन का जो है वो मिल्टन जो है वो डिसिप्लिन में अच्छे नहीं थे, इसलिए उनका डाइवोर्स हो गया 43 में। 44 में उनका जजमेंट आया मार्टिन लूथर के द्वारा। फिर वो टेट्राकॉर्डन को ऐसे ही ले सकते हो कि मतलब टेढ़े हो गए, उनको अच्छा नहीं लगा। फिर कोलेस्ट्रॉल, ऐसे करके आप, ये मैं जनरली बता रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को फॉलो करो, लेकिन इस तरीके से आप अगर मतलब बैठाओगे तो आप इसको ईजिली याद कर लोगे। तो इसी तरीके से पढ़ो, मजा आएगा आपको पढ़ने में। नेक्स्ट देखिए 1644, मजा आ रहा है ना? अरे यार बोल भी दो हाँ नीचे, अच्छा लगेगा मुझे। चलिए आगे देखिए एरियोपैगिते का वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। जो नए बच्चे हैं बिल्कुल उसको आप स्टार मार्क करके लिखिए कि 1644 में इनका वर्क आता है एरियोपैगिते का, जिसपे इन्होंने लाइसेंसिंग लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंसिंग प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बात की थी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरियोपैगितिका किसके बारे में है, तो ये एक प्रिंटिंग प्रेस के बारे में लिखा गया वर्क है, और ईयर 1644 है। एकदम मतलब फिंगर पे होना चाहिए आपके, ये चीज़ें बिल्कुल रटी होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। आप अगर मिल्टन के क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो आपको बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता हुआ मिल जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़े, अरे बोलो ना भाई, बढ़े, चलिए आप कह रहे हैं तो बढ़ ही जाते हैं भाई। आगे देखिए 1649 जो है, इसमें इन्होंने द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट अपना वर्क लिखा है। 1649 में ही इनको जो है अपॉइंट किया गया था लैटिन सेक्रेटरी के रूप में, और ये किसके लैटिन सेक्रेटरी थे, तो वो क्रॉमवेल गवर्नमेंट के थे, ठीक, ओलिवर क्रॉमवेल के अंडर में, ठीक, ओलिवर क्रॉमवेल के लैटिन सेक्रेटरी थे ये। आगे देखिए इन्होंने एक वर्क लिखा था, क्या वर्क था इसको ध्यान रखिए, 1649 में, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। उस वर्क का नाम है इकोनोक्लास्ट, क्या नाम है, इकोनोक्लास्ट, जिसमें इन्होंने टू जस्टिफाई द एक्सकर्जन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, जो चार्ल्स फर्स्ट का एक्सकर्जन हुआ था, यानी कि उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उसको जस्टिफाई करते हुए कि हाँ वो चीज़ ठीक थी, इन्होंने ये वर्क लिखा है इकोनोक्लास्ट, राइट। अगला देखिए 1651 में इनका बहुत ही बेहतरीन वर्क है, जिससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफेंशियो प्रो पॉपुलानो एंग्लिकानो, राइट। ये भी वर्क आपको ध्यान रखना है। अब इनके देखिए इनके जीवन की जो आप कह सकते हो सबसे बड़ी घटना जिससे ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे, और इन्होंने एक अपना वर्क भी लिखा था ऑन हिज मिल्टन, ठीक, सॉरी ऑन हिज मिल्टन, इन्होंने जो वर्क लिखा था एक्चुअली वो आप उसके, अच्छा चलिए आगे पॉइंट आएगा तो मैं उसके बारे में डिटेल बात करूंगी कि क्यों वो ऑन हिज मिल्टन है। अभी फिलहाल आप ये समझो कि 1652 में इनकी जो है वो क्या हुई थी, ये ब्लाइंड हो गए थे, दोनों आंखों से इनको दिखाई देना बंद हो गया था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पहले ही धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी जाने लगी थी। उनको डॉक्टर्स ने मना भी किया था कि आप इतना हार्ड वर्क और इतना ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला काम मत कीजिए। उस समय तो देखिए इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, लेकिन इन्होंने
किया और इन्होंने ये भी अपने बारे में खुद ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं शायद ही कभी अपनी ज़िंदगी में आधी रात से पहले सोया हूँ, यानी कि वो इतना ज़्यादा डिवोटेड थे अपनी स्टडीज़ के प्रति, तो उन्होंने अपनी आई साइट को खो दिया था। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किस एज पर उन्होंने अपनी आई साइट खोई थी, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपको याद रखना है वो एज है 44, ठीक। और अगर ईयर वाइज पूछे तो 1652। अब 1652 के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं तो पहले इस पॉइंट को देख लेते हैं। 1652 में ही उन्होंने अपना वर्क लिखा था ऑन हिज मिल्टन। अब ऑन हिज मिल्टन क्यों है भाई? अगर उन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस पे लिखा था, आप खुद सोचो, तो यहाँ पर ऑन माई ब्लाइंडनेस होना चाहिए ना, यानी मेरे अंधेपन पे उन्होंने वर्क लिखा था, लेकिन यहाँ पर ऑन हिज लिखा है बिकॉज ये जो टाइटल है ये बाद में दिया गया है, किसके द्वारा? जॉन न्यूटन के द्वारा ये टाइटल दिया गया है, ठीक। तो ये आप ध्यान रखोगे, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस की तो जो लाइंस है ना, उनको आपको घोट घोट के पी लेना है, बढ़िया आराम से उसको लीजिए। क्या बोलते हैं वो, इमाम दस्ता नहीं, आई थिंक, आई डोंट नो, उसका नाम मुझे नहीं कंफर्म याद आ रहा है। उसमें आपको बढ़िया आराम से घोटना है उसकी लाइंस को और एकदम गटक जाना है, क्योंकि वो लाइंस बिल्कुल आपके लिए बाइबल हैं, होली बाइबल हैं, गीता है, कुरान है, रामायण है, क्योंकि उसको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े। अरे पढ़ रहे हैं भैया, रुको, थोड़ा सांस तो ले लेने दो। चलिए और बताइए, आपकी पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही है? आप लोग भी थोड़ा अपने बारे में शेयर कर दिया करिए। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने, कर लिया ना? हाँ हाँ, आप अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है कर लेंगे। चलिए आइए अब देखते हैं अगला 1652, जो अगेन इंपॉर्टेंट ईयर है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इनकी जो फर्स्ट मैरिज थी वो बहुत हैप्पी मैरिज नहीं थी और इनकी वाइफ की जो है वो डेथ हो गई थी, मैरी पॉवेल की। तो इन आगे चलकर आप देखोगे कि ये अपनी दूसरी शादी करते हैं आफ्टर ईयर्स 1656 में। 1656 में ये दूसरी शादी करते हैं और इनकी वाइफ का नाम होता है कैथरीन वुडकॉक। इनसे इनकी काफ़ी अच्छी बनती भी है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान को मंजूर नहीं होता हमें जहाँ थोड़ी खुशी मिलने लगती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन कुछ भगवान में भी बहुत विश्वास करते हैं, खैर वो अपना अपनी आस्था है। तो 1656 में आप क्या करते हैं, मानते हैं भगवान को? नीचे ज़रूर कॉमेंट करिएगा। तो कैथरीन वुडकॉक से इनकी शादी होती है 1656 में, इंपॉर्टेंट ईयर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1657 में एंड्रयू मॉर्वेल, असिस्टेंट ऑफ मिल्टन, ठीक, अगेन देखिए इनके असिस्टेंट थे। 1658 में भैया बहुत इंपॉर्टेंट घटना, जो कि क्या होती है, डेथ ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हो जाती है और उसके बाद देखिए क्या होता है, मिल्टन, ड्राइडन एंड मार्वेल, ये तीनों लोग क्या होता है, जेल चले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने खुलकर इतना अपोज किया था चार्ल्स फर्स्ट को। और उसके बाद जब फिर से ओलिवर क्रॉमवेल हटते हैं तो चार्ल्स सेकंड आते हैं, यानी उन्हीं की फैमिली के आते हैं। तो वो मतलब आप समझ लीजिए कि एक तरह से इनके लिए बहुत ही परेशानी भरा वो टाइम हो जाता है, तो ये लोग जेल जाते हैं। और इसी ईयर में 1658 में 2 साल का ही इनकी वाइफ का साथ रहा था, सेकेंड वाइफ थी, 2 साल तक जी, तो इनकी डेथ भी हो जाती है। डेथ ऑफ कैथरीन भी आप ध्यान रखेंगे 1658 में ही होती है। तो इस समय ये जो ईयर है ये इनके लिए काफी पीड़ादायक रहा था। आगे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया 16, ओ माय गॉड, बैटरी भी लो होने वाली है। चलिए देखिए हम इसको कवर कर पाते हैं या नहीं, आई थिंक कवर कर लें, जल्दी करते हैं। तो आगे हम क्या बात कर रहे थे, 1659 में जैसे कि हमने कहा था मोनार्की रिस्टोर हो गई है और चार्ल्स सेकंड जो है वो गद्दी पे आ गए थे, तो इन लोगों को भैया जेल वेल जाना पड़ा था। 1663 में क्या हुआ, इन्होंने तीसरी शादी कर ली। इन्होंने बोला भैया हम हार तो नहीं मानने वाले हैं, अब हमारी आंखें चली गई, हमारी फर्स्ट वाइफ से नहीं बनी, मदर चली गई, मुझे कोई तो चाहिए लाइफ में। तो फिर भैया इन्होंने तीसरी शादी कर ली। अब भैया जजमेंटल मत होइए, अब क्या करेंगे जजमेंटल होके कि अच्छा था या बुरा था, सही किया या गलत किया। जनरली हम लड़कियां जजमेंटल होने लगते हैं, अरे भाई ठीक है, उनकी लाइफ है, उनका डिसीजन है, कुछ भी किया उन्होंने। आगे देखिए हम आप पढ़ते हैं, तो इन्होंने किससे शादी की, एलिजाबेथ म्यूनसेल से शादी की। हाँ एक काम तो कर दिया कि नाम बढ़ा दिया याद करने में, ऐसे एक ही वाइफ का नाम याद करना पड़ता है, 3 का याद करना पड़ रहा है, तो थोड़ा तो बुरा लग रहा है भाई। चलिए देखते हैं, एलिजाबेथ म्यूनसेल से इनकी क्या होती है, शादी होती है 30 ईयर्स यंगर। ओह माय गॉड, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है 1667 में। मतलब कितने स्टार में लगा दूं, आप बताओ इस पे,
जो पुराने हैं वो तो मेरी बातों से एकदम बहुत अच्छे से कह रहे होंगे कि हाँ सही है। इस पे मैं जितने स्टार लगाऊं ना उतने कम है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें मिल्टन है और इसको पूछा ना जाए। तो इन्होंने अपना ग्रेटेस्ट एपिक लिखा था जिसका नाम था पैराडाइज लॉस्ट। बहुत डिटेल में करने वाले हैं, इसकी लाइंस को भी नहीं छोड़ेंगे। जब तक मिल्टन जी नहीं छोड़ के चले जाते हमें, तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं 1667 में। अरे हंसी आ रही है तो हंस लीजिए भैया, पैसे थोड़ी लग रहे हैं हंसने के। तो देखिए 1667 में इन्होंने अपना ग्रेटेस्ट एपिक पैराडाइज लॉस्ट लिखा, जो कि भैया अगेन घोट के पी लेना। फिर 1671 में, क्या बोल रही हूँ मैं, 1667 अलग बात है भाई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन 1671 में क्या है, पैराडाइज रीगेन इन्होंने लिखा, जो इनका फेवरेट वर्क माना जाता है, इन्होंने बोला था। फिर 1671 में सैमसन एगोनिस्ट लिखा। ये क्या है, ये एक ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इसके कैरेक्टर्स भी आते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। इसकी लाइंस भी आती हैं एंड अगेन ये भी पूछा जाता है कि ये है क्या। तो ये एक क्लोजेट ड्रामा है एंड क्लोजेट ड्रामा क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। क्लोजेट ड्रामा वो ड्रामा होता है जिसको हम रीड तो कर सकते हैं, राइट, उसको हम रीड तो कर सकते हैं लेकिन हम उसको स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि ड्रामा तो होता है परफॉर्म करने के लिए, लेकिन ये क्लोजेड ड्रामा है क्योंकि इसमें इतना ज्यादा आप कह लीजिए कि इसमें इतना ब्लडशेड भी है। तो और क्लोजेड ड्रामा ब्लडशेड नहीं तो भी क्लोजेड ड्रामा होता ही ऐसा है, उसको उससे लिखा ही जाता है कि उसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, पढ़ने के लिए होता है, वो परफॉर्मेंस के लिए नहीं होता। तो उसे ही हम बोलते हैं क्लोजेड ड्रामा। आगे देखिए भैया, मिल्टन जी जा रहे हैं हमें छोड़कर, तो आइए उनको अलविदा कह देते हैं। तो 8 नवंबर 1674। अब देखा भैया, जन्म हुआ याद है ना, बतावा। अरे हमका याद हो यार, हीला ये रहल ना, तो कैसे याद कैला। ये देखो 9 में से 1 माइनस किया भैया 8 आ गया, दिसंबर में से 1 माइनस किया नवंबर आ गया। तो डेट और जो मंथ है उसको तो इतना सच याद करने की जरूरत नहीं है, एक को याद कर लिया, कोई एक प्लस माइनस कर लिया, आ गया। अब भैया ईयर तो याद करना पड़ेगा, थोड़ा तो मेहनत कर लो ना भैया। इसमें हुआ था जन्म 1608 में, तो 1674 में उनकी डेथ हो जाती है एज 65 में। अगर आप इतना नहीं जहमत उठाना चाहते तो ये याद कर लीजिए कि 65 साल में उनकी डेथ हुई थी। भैया 65 प्लस कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो कहाँ हुई थी, बन हिल लंदन में, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में रह रहे थे तो जाएंगे भैया वहीं। फिर बरीड हुए इन द चर्च ऑफ सेंट गाइल्स क्रिपलगेट लंदन। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर बरीड हुए थे, तो कहाँ पर, सेंट गाइल्स चर्च, सेंट गाइल्स क्रिपलगेट लंदन में, राइट। और बन हिल लंदन में उनकी डेथ हुई थी। तो कैसा लगा भैया जरूर बताइएगा। प्लस माइनस, प्लस है अच्छा लगा तो भी बताइएगा, माइनस है कुछ गड़बड़ी लगी, कुछ बुरा लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा तो वो भी बताइएगा। इसमें सुधार की गुंजाइश होगी तो जरूर किया जाएगा, और इसमें पसंद किया तो दिल से कहा जाएगा थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, प्यार बांटिए, प्यार से रहिए और मेहनत करके पढ़ाई कीजिए, तोड़ के पढ़ाई कीजिए। इस बार एक सीट डेफिनेटली पक्की है। चलिए बाय बाय।